हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। आज हम यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा इंटरस्टेट एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो लोकसभा में फ्रीज कर दिया गया था अगले 25 सालों के लिए 2026 तक। तो इसमें हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम इस ऑप्शन में यहाँ पे ये है कि हमें जो भी चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से राइट आंसर कोई भी नहीं है। जो एक्चुअली ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि किस अमेंडमेंट ने इंटर स्टेट एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है लोकसभा में फ्रीज कर दी थी अगले 25 सालों के लिए 2026 तक। तो ये 84th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था हमारे, जो कि हमारा 2001 में आया था। एंड इसमें से ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो 84th अमेंडमेंट एक्ट है। एंड इसमें सारे ही ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। ऐसा कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए होते हैं वो उनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होता है। तो इस केस में भी यही हुआ है और राइट आंसर जो है वो 84th अमेंडमेंट एक्ट है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें चार ऑप्शंस दिए हैं और हमसे पूछा है कि इसमें से कौन प्रेशर ग्रुप नहीं है। तो चलो देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है। तो प्रेशर ग्रुप कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ना इन्फ्लुएंस करना चाहती है, बट एट द सेम टाइम उनका पावर कैप्चर करना कोई मोटिव नहीं होता है। मतलब उनका ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं होगा कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं या पावर कैप्चर करना चाहते हैं, बट वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हाँ डेफ़िनिटली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो देखो स्टूडेंट फेडरेशंस भी ऐसा चाहती है ना? एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा चाहती है क्या? ये तो खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी है ना? और एआईटीयूसी भी ऐसा चाहती है, जो कि बेसिकली एक ट्रेड यूनियन है। एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अपने इंटरेस्ट होते हैं, है ना? और तो ये जो 3 ऑप्शन हैं हमारे ए, सी, डी, ये प्रेशर ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका मोटिव जो है वो गवर्नमेंट बनाना या पावर में आना नहीं होता है, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना होता है। वहीं एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, वो खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी है ना? तो ये प्रेशर ग्रुप तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, प्रेशर ग्रुप नहीं है। एंड इनका जो मेन मोटिव है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये पावर में आना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन से इन विच इलेक्शन वुमेन क्रॉस द 7% मार्क। ओके, तो लोकसभा के कौन से इलेक्शन में जो वुमेन ने 7% का मार्क जो है वो क्रॉस किया था सबसे पहली बार। तो अब हम यहाँ पे चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1962, 77, 84 एंड 91। तो इनमें से राइट आंसर जो है वो है 1984। तो 1984 की जो लोकसभा इलेक्शंस थे, वहाँ पे जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन था वो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो 7% का मार्क है वो क्रॉस हुआ था। एंड काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला था अचानक से वुमेन पार्टिसिपेशन पे। हालांकि ये भी उतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं था जितना होना चाहिए, बट हाँ फिर भी 7% पहली बार क्रॉस हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से फेडरलिज्म के थ्योरिस्ट कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए नॉट लिखा है। तो हमें चार थ्योरीज दिए, मतलब चार थिंकर दिए हैं और हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन जो है वो फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है। वैसे तो ये काफ़ी इजी है, अगर यहाँ हम देख लें कि जो डेविड ईस्टन है हमारे, वो दिए हुए हैं और ये फेडरलिज्म से कहीं तक भी रिलेटेड नहीं है। डेविड ईस्टन जो है हमारे, वो सिस्टम अप्रोच हमने इनका पढ़ा हुआ है ना? एंड सिस्टम थ्योरी या सिस्टम अप्रोच आप जो भी कहें वो हमने इनका पढ़ा है। एंड एट द सेम टाइम वहीं पे अगर हम देखें कि हमारे जेम्स मेडिसन जो हैं वो फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं। एंड हमारे थॉमस जेफरसन जो हैं वो भी फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं। एंड केसी वेरे हैं जो वो भी फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं। तो ईस्टर्न यहाँ पे हाँ डेफिनेटली ऐसे थिंकर हैं जो हमारे फेडरलिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो डेविड ईस्टर्न यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पांचवा क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने राजमनार कमेटी जो है वो फॉर्म करी थी या कॉन्स्टिट्यूट करी थी। तो यहाँ पे चार स्टेट्स के हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड देखते हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो अगर देखो राजमनार कमेटी की अगर बात करें तो इसका ईयर भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है क्योंकि यूजुअली क्या है कि कई बार वो लोग हमसे केवल ईयर ही पूछ लेते हैं एग्जाम में।
तो 1969 में इसको फॉर्म किया गया था एंड तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया था। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट थी जिन्होंने इसको फॉर्म किया एंड डीएमके की लीडरशिप उस टाइम पे तमिलनाडु में थी। तो इसका राइट आंसर जो है बेसिकली वो तमिलनाडु हो जाएगा। एंड राजमनार कमेटी जो है हमारी, उनका मोटिव ये था कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं उनको एग्जामाइन करना बेसिकली। तो राइट आंसर जो है वो तमिलनाडु है। एंड कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राजमनार कमेटी जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न स्टेट। तो इनमें से कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस जो बढ़ रही है आजकल हमारे मॉडर्न स्टेट में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, चलो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। पहला है इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल सही। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी है। रैपिड इंक्रीज है पॉपुलेशन में, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक प्लानिंग भी सही है। तो यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट हमें दिए हैं वो चारों के चारों ही सही हैं। देखिए अगर हम एक-एक करके बात करूँ अगर मैं वेलफेयर स्टेट का क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हेल्थ, एजुकेशन इन सब चीज़ों में दिखाएगा। एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है हमारे, इसके लिए भी हमें क्या है एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ज़रूरत होगी, ताकि जो ये कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो हैंडल कर पाएँ। एंड देखो रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन जो है, इसके कारण भी क्या होगा कि एक काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी अच्छी पब्लिक सर्विसेज़ के लिए या गवर्नेंस के लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हम देखो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी जब हम बात करते हैं तो इसमें भी काफ़ी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है हमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारे ही फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना? तो ये चारों के चारों ही हमारे इम्पोर्टेंट है, 1, 2, 3, 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉर टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीस टाइम। तो वॉर टाइम का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीस टाइम के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट होता है, ये किसने कहा है? अगेन यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं और हमें सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो लूथर गुलिक बेसिकली जो हैं, उन्होंने ही एम्फसाइज़ किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता है। वॉर टाइम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अलग रहता है, पीस टाइम में अलग रहता है। जैसे मान लो कि वॉर के टाइम पे आपको क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सेंट्रलाइज़्ड होने की या अर्जेंट डिसीजन लेने की, थोड़ा-सा कमांड ओरिएंटेड होने की ज़रूरत होगी, है ना? और वहीं पे एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि पीस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ा-सा डिसेंट्रलाइज़्ड होना चाहिए, डेलिब्रेटिव होना चाहिए एंड थोड़ा-सा वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसी कारण जो है हमारे लूथर गुलिक उन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है एंड जो वॉर टाइम का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है पीस टाइम के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, लूथर गुलिक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने ऐसे ऑन ब्यूरोक्रेसी को लिखा है? फिर से हमें चार ऑप्शन दिए हैं। बहुत ही फेमस वर्क है ये। तो मैक्स वेबर हैं जो बेसिकली वो इससे एसोसिएटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने बेसिकली ये वर्क दिया है एंड इन्होंने इसी वर्क में अपने जो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसको भी डेवलप किया था। एंड इन्होंने यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को डिस्क्राइब किया था कि एक रैशनल एंड एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे आपको हायरार्की देखने को मिलेगी, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, मेरिट्स मेरिट बेस में रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर जो है इसका मैक्स वेबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? किसने कहा था कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर? तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और लोकतंत्र जो है वो साथ-साथ चलता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है बेसिकली? तो हमें यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें, तो राइट आंसर जो है वो मैरी फॉलेट है। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने बेसिकली कहा था एंड एम्फसाइज़ किया था कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेसी के बीच में एक क्लोज़ रिलेशनशिप होता है और वो बिलीव करती थी ऐसा और उनका कहना था कि जो एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो बेसिकली पार्टिसिपेशन पे, कोऑपरेशन पे एंड इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एंड उनके अकॉर्डिंग क्या था कि डेमोक्रेसी केवल एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता है, लेकिन
एक ऐसा तरीका होता है या एक ऐसा वे होता है ह्यूमन्स को ऑर्गेनाइज़ करने का, ह्यूमन रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइज़ करने का शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैरी पार्कर फोलेट हो जाएगा। डी हमें दिया हुआ है क्लियरली। तो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा था कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर। फिर हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसने लिखा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा है लूथर गुलिक। एंड लूथर गुलिक जो है उन्होंने नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा था। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है इनका। एंड इसी पर्टिकुलर काम में इन्होंने जो है पोस्ट कॉप की बात करी थी। पोस्ट कॉप हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। अब पोस्ट कॉप का अगर हम फुल फॉर्म भी कई बार हमसे पूछ ली जाती है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो कई बार केवल ये भी आ जाएगा कि पोस्ट कॉप किससे रिलेटेड है, तो लूथर गुलिक से रिलेटेड है। एंड नोट्स एंड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखा था अगर हम पूछेंगे हमसे, तो उसका आंसर भी है लूथर गुलिक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन से एसोसिएटेड हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट से। ठीक है, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड अब इसमें से देखते हैं कि कौन-कौन से रिलेटेड हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप, हाँ, हमने पढ़ा हुआ है कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एंड यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, सेंट्रलाइजेशन भी नहीं है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड टाइम एंड मोशन स्टडीज भी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस हिसाब से हमारा जो है ए एंड डी जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली दिया हुआ है वो सही आंसर हो जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या मूवमेंट कई बार हमसे पूछा भी जाता है कि किससे रिलेटेड है, तो एफ डब्ल्यू टेलर है, उनसे ये रिलेटेड है। एंड बेसिकली टेलर जो है इसके थ्रू फोकस करना चाहते थे कि किस तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके। तो फंक्शनल फोरमैनशिप उसमें काफ़ी एक की कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि सुपरविजन जो होगा ना वो डिवाइड किया जाएगा, स्पेशलिस्ट लोग होंगे जो उन पे, ताकि इससे हो क्या कि एफिशिएंसी बढ़ सके। एंड टाइम एंड मोशन स्टडीज़ भी हमारा एट द सेम टाइम काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बेसिकली क्या ये करेंगे क्या टाइम एंड मोशन स्टडी में, जहाँ पे बेसिकली इसके थ्रू एनालाइज किया जाएगा कि किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वर्क प्रोग्रेस को अपनी। और एट द सेम टाइम वहीं पे अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करेंगे या सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, तो ये क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है उससे रिलेटेड है। अगर हम इसमें कौन से थिंकर एसोसिएटेड हैं ये बात करें तो हेनरी फ्योल इससे एसोसिएटेड हैं और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी जैसा हमने कहा था कि ये राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्लियरली। इसके बाद हमें हेनरी फ्योल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि हेनरी फ्योल डिड नॉट एडवोकेट फॉर। अब 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और कहा है कि हेनरी फ्योल ने क्या एडवोकेट नहीं किया था। तो ऑप्शंस में दिया है टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स एंड आइडियोलॉजिकल स्किल्स। तो हेनरी फ्योल ने ना बेसिकली आइडेंटिफाई किए थे कुछ एसेंशियल मैनेजरियल क्वालिटीज़, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स हो गए हमारे, ह्यूमन स्किल्स हो गए हमारे एंड कंसेप्चुअल स्किल्स हो गए। उन्होंने ना आइडियोलॉजिकल स्किल्स की बात नहीं करी थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आइडियोलॉजिकल स्किल्स जो है ऑड वन आउट है और उन्होंने इसकी बात नहीं करी थी और हमसे यही पूछा है कि इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, तो आइडियोलॉजिकल स्किल्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड हेनरी फ्योल ने जो इन स्किल्स की बात करी थी, बेसिकली ये सारी जो स्किल्स हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं बेटर परफॉर्म करने में, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में ये हेल्प करते हैं। एंड आइडियोलॉजिकल स्किल्स जो हैं वो फ्योल के फ्रेमवर्क का बेसिकली पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कैग से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो है, जस्ट अ मिनट या। तो इसमें पूछा है कि कैग को हम किस किस तरीके से ऑफिस से निकाल सकते हैं, मतलब उसका प्रोसेस क्या रहेगा अगर हमें कैग को रिमूव करना है ऑफिस से। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग, तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जिस तरीके से निकालते हैं वैसे, या
जिस तरीके से जज को निकाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के, या इलेक्शन कमिश्नर को, या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो अगर हम कैग की बात करें, तो उनको सेम मैनर में निकाला जा सकता है जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है। एंड इसका मतलब ये है कि जो रिमूवल होगा वो बेसिकली प्रेसिडेंट उसको कर सकता है, एंड जब पार्लियामेंट कहेगी, एंड उसमें भी क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, अ, और वो उसमें भी ना ग्राउंड्स होते हैं अलग-अलग, तो प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए या तो इनकैपेसिटी होनी चाहिए। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो कैग के ऑफिस की इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे, एंड किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आके ताकि वो काम ना करें। तो इसलिए जिस तरीके से एक जज को निकाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के, उसी तरीके से कैग को निकाला जाता है, एंड ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ऐसा बहुत ईज़ी प्रोसेस नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एंड इसके बाद हमसे पूछा है कि कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग, रिफॉर्म्स, पेंशन फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एंड पहला है होम अफेयर्स, एंड पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, वेरी इजी, ये मिनिस्ट्री जो है हमारी वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग, रिफॉर्म्स, पेंशन फॉर द सिविल सर्विस सिस्टम इन इंडिया। तो जैसे कई बार हमको ऐसा लगेगा कि कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, या कई बार यूपीएससी या इस टाइप की चीज़ें डाल दी जाएंगी, बट उनका काम बेसिकली क्या होता है कि दूसरी चीज़ें देखना होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग एंड रिफॉर्म्स एंड पेंशन, ये सब टाइप की चीज़ें, तो उसके लिए जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी है सिविल सर्विसेज के मैनेजमेंट के लिए। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हेडेड द फिफ्थ पे कमीशन। तो हमारा जो फिफ्थ पे कमीशन था उसको किसने हेड किया था। सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, एंड 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, जिसमें से बी एन श्री कृष्णा जो हैं वो राइट आंसर है। फिफ्थ पे कमीशन का जो हम टाइमलाइन अगर देखें तो 1994 से 1907 तक है, एंड जस्टिस बी आर श्री कृष्णा जो थे इन्होंने हेड किया था इनको, इस पर्टिकुलर कमीशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन जो है वो इनिशिएट की थी इंडिया में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए क्लियरली दिया हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव जो हैं उन्होंने ये पॉलिसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था या इनिशिएट किया था। तो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन जो है, अगर कभी आएगा कि किस पीएम ने इसको इनिशिएट किया था, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। 1991 इसका ईयर था, कई बार ईयर भी पूछ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे, एंड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारे मनमोहन सिंह जी थे। तो उस टाइम हमें काफ़ी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और काफ़ी टाइप की चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी फाइनेंशियली, तो उस कारण जो है ये पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे ये पूछा गया है कि कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में। तो अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं हमें, 30, 25, 15 एंड 22। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो 22 इज़ द राइट आंसर। इसमें से हमारे होंगे क्या कि 15 जो है हमारे वो लोकसभा से होंगे, एंड हमारे 7 जो हैं वो राज्यसभा से होंगे, एंड एनुअली इलेक्ट किया जाता है इन मेंबर्स को, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके। एंड इस कमेटी का बेसिकली काम ये रहेगा कि ये जो रिपोर्ट्स एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर होता है ना उसको एग्जामाइन करती हैं, एंड देखती हैं कि उनकी एफिशिएंसी कैसी है, एंड परफॉर्मेंस कैसी है उनकी, ये सब चीज़ों को। अगला क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। वेरी इजी, प्राइम मिनिस्टर जो हैं नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बट काफ़ी बार नेट में भी आ चुका है, एंड स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी आ चुका है। इसके अलावा भी नीति आयोग में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, वाइस चेयरमैन हो गए, फुल टाइम मेंबर्स हो गए, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, बट चेयरमैन के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। एंड
प्राइम मिनिस्टर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 19 नंबर के क्वेश्चन में है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर मेड बाय। तो सिविल सर्वेंट्स का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो बहुत आसान है बट एट द सेम टाइम कभी-कभी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट जो है वो सिविल सर्वेंट्स का, स्पेशली अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें जैसे आईएएस हो गया या आईपीएस हो गया, तो इसको जो फॉर्मली है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, वो करते हैं। आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है। जबकि कई बार हमें ये डाउट हो सकता है कि यूपीएससी भी क्या पता किसी तरीके से रिलेटेड हो या यूपीएससी राइट आंसर हो। तो यूपीएससी का काम केवल एग्जाम कंडक्ट कराना है एंड कैंडिडेट्स को रिकमेंड करना है। बट जो फाइनल अपॉइंटमेंट है फॉर्मली वो है प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसके प्रॉपर। तो ये इसलिए करा जाता है कि मतलब लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें करी जाएँ, है ना? तो इस कारण जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं सिविल सर्वेंट्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 पॉइंट्स प्रोग्राम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किसने दिया था? अगेन काफ़ी बार रिपीट होता है, नेट में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो वुड्रो विल्सन जो हैं हमारे, वो राइट आंसर हैं एंड 14 पॉइंट प्लान जो है इन्होंने ही प्रपोज़ किया था, यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये। और 1918 में बेसिकली जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस टाइम पे इन्होंने ये प्रपोज़ किया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ब्लूप्रिंट की तरह मतलब इसका मकसद जो था एक ब्लूप्रिंट रेडी करना था कि किस तरीके से पीस को स्टैब्लिश किया जा सके एंड किस तरीके से फ्री ट्रेड हो सके या ओपन डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जा सके। एंड फिर आपने जो लीग ऑफ नेशन वगैरह का क्रिएशन एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों की बात हुई थी इसमें। एंड इन पूरी चीज़ों का यही मकसद था कि किस तरीके से आगे जो है हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं और किस तरीके से एक जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर हम क्रिएट कर सकते हैं वॉर के बाद। तो इसका राइट आंसर है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 21 में अब देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। डिसीजन ऑफ मेंबरशिप ऑफ यूएन इज टेकन बाय। तो यूएन में अगर किसी को मान लो कि मेंबरशिप लेनी है तो वो डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, ये पूछा गया है इसमें। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक है कि केवल जनरल असेंबली लेती है या सिक्योरिटी काउंसिल लेती है अलग से। जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ बाइंडिंग। जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ नॉट बाइंडिंग। तो देखो होता क्या है कि जनरल असेंबली जो है वो मतलब इसमें डिसाइड करेगी ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ बाइंडिंग, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, बट देखते हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। तो जब भी कोई नया मेंबर आना चाहेगा ना, तो वो केवल सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से आ सकता है। एंड आर्टिकल 4 में जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 4 है उसमें दिया गया है ये सब। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उसके बाद क्या होगा कि देखो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी है एंड बाइंडिंग है। जब बाइंडिंग मतलब आपको वो करना ही पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एंड तो बिना सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बेसिकली जनरल असेंबली किसी भी नए कैंडिडेट को या किसी भी नए मेंबर को एडमिट नहीं कर सकती है। तो पार्टिसिपेट तो हालांकि दोनों ही ऑर्गन करेंगे, बट सिक्योरिटी काउंसिल का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एक तरीके से गेट कीपिंग टाइप का काम करते हैं वो लोग। तो सही आंसर ये है कि जनरल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल विच इज बाइंडिंग ऑन इट। इसको ध्यान रखना, कई बार पेपर में कंफ्यूजन हो सकता है बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग में। क्वेश्चन नंबर 22 है विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइंड एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब किसने इसमें से एनपीटी को साइन किया है? हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। देखो हमें इतना तो पता है कि इंडिया ने नहीं किया है, ठीक है, पाकिस्तान ने भी नहीं किया है। अब इंडिया नहीं करेगा तो पाकिस्तान क्यों ही करेगा। इसराइल ने भी नहीं किया है। अब ये जो ईरान है ना, ईरान ने बेसिकली जो है, ईरान एक सिग्नेटरी है एनपीटी का एंड इन्होंने साइन किया है इसको, रेटिफाई भी किया है 1970 में एंड ये मेंबर हैं भी एक्चुअली इसके। और इनको लेके काफ़ी इंटरनेशनल कंसर्न होते रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेके एंड अभी भी रिसेंट टेंशन जो चल रही हैं। बट अगर हम दूसरी जगह पे देखें कि इंडिया, पाकिस्तान एंड इसराइल ने साइन ही नहीं किया है कभी भी इस जो है ट्रीटी को, क्योंकि वो कहते थे कि डिस्क्रिमिनेटरी है ये ट्रीटी जो है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी,
ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सार्क से रिलेटेड है। इन्होंने एक पूछा है कि नया मेंबर कौन है सार्क का इनमें से, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड भूटान। तो अगर हम इनमें चारों ऑप्शंस में से देखें तो अफगानिस्तान जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा न्यूएस्ट मेंबर है और इन्होंने सार्क जो ज्वाइन किया है बेसिकली 2007 में किया है, हमारा जब 14th सार्क समिट हुआ था न्यू दिल्ली में तब। एंड अफगानिस्तान के जुड़ने के बाद क्या है, जो मेंबरशिप है वो 7 से कितनी हो गई, 8 हो गई। एंड अफगानिस्तान की एंट्री जब हुई थी बेसिकली वो उस टाइम पे ये कहा गया था कि कॉपरेशन बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आएगी। बट एज सच हमें पता है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी रिडंडेंट हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा रेलेवेंस इसकी रह नहीं गई है। बट यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि नया मेंबर कौन था, तो उसका राइट आंसर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। तो हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से पूछा है कि कौन रियलिस्ट थ्योरी का प्रोपोनेंट नहीं है। तो अब अगर एक तरीके से देखें हम एक एक करके, तो मॉर्गनथाउ हैं, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन हैं, जॉर्ज एफ कैनन भी हमारे हैं। तो ये तो हमारे एकदम की प्रोपोनेंट हैं। और वहीं पे अगर हम जोसेफ नाई की बात करेंगे तो ये रियलिस्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट नहीं है। इन्होंने जो है बेसिकली, इनको अगर हमें एसोसिएट करना है तो हम इन्हें नियो लिबरलिज्म से एसोसिएट करेंगे। ये नियो लिबरलिज्म से रिलेटेड है। एंड इनके जो पावर हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, सॉफ्ट पावर हो गया, है ना। तो जोसेफ नाई यहाँ पे सही आंसर है कि ये प्रोपोनेंट नहीं है रियलिस्ट थ्योरी के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो किस कंट्री में हुई थी। तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 26 वाली जो है, इसको हम कॉप 26 के नाम से भी जानते हैं। यूके में हुई थी, ग्लासगो में ये। एंड काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्लोबल समिट था जहाँ पे कंट्रीज़ ने बेसिकली ये डिस्कस किया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, किस तरीके से कार्बन एमिशंस जो हैं उन्हें कम करना है, नेट जीरो टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, किस तरीके से हम पेरिस एग्रीमेंट के जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो या इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। कॉप 26 हमारी जो है वो यूके में हुई थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में हमें कहा गया है कि जो हमारे डैग हैमर स्क्विज़ोल्ड हैं, ये बेसिकली कौन हैं। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, और प्लस ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है एंड हम बहुत जब भी यूएन पढ़ते हैं तो हमने हमेशा इनका नाम सुना है। तो ये फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे हैं एंड एक्चुअली सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के। तो हाँ, तो ये फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल है, डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हमसे कहा है कि मनरेगा के बारे में क्वेश्चन है, मनरेगा कितने दिनों का वर्क जो है बेसिकली गारंटी देता है उसकी एक साल में। तो ये देखते हैं। अब मनरेगा पूछा है यहाँ पे, अब इसमें काफ़ी अमेंडमेंट होके चेंज हो चुकी हैं चीज़ें, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है आंसर अलग हो जाएगा जब उसके बारे में पूछा जाएगा। बट फिलहाल के लिए हमें मनरेगा में है यहाँ पे, तो हम मनरेगा के हिसाब से यहाँ पे जवाब देते हैं। तो अगर मनरेगा में हमसे पूछा जाए कि कितने दिनों का वर्क गारंटी किया जाता है एक साल में, तो ये हमारा 100 डेज का वर्क है, ऑप्शन नंबर डी। और मनरेगा जो है हमारा कब आया था, 2005 में। एंड इसका बेसिकली काम ही ये था या मकसद ही ये था कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर साल, जो गांव के हाउस होल्ड्स हैं उनमें एडल्ट मेंबर को, जो भी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर जो है वो करने को तैयार हो जो। तो 100 डेज का वर्क, डी इज द राइट आंसर। हु कॉन्स्टिट्यूटेड द अशोक मेहता कमेटी फॉर द पंचायती राज। तो पंचायती राज के लिए अशोक मेहता कमेटी जो है वो किसने कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, वो मोरारजी देसाई हैं। एंड अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में बेसिकली इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जनता पार्टी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे एंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई। एंड कमेटी का बेसिकली काम ये था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिव्यू करना कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, रिफॉर्म्स उनमें सजेस्ट करना। एंड इन्होंने रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 टायर सिस्टम बेसिकली रिकमेंड किया, डिस्ट्रिक्ट एंड मंडल लेवल पे। एंड
इन्होंने कहा कि इंक्रीज़ पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का लोकल गवर्नेंस में, डिसेंट्रलाइज़ेशन और ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर डिसेंट्रलाइज़ेशन होना चाहिए। तो हाँ, तो इन्होंने बेसिकली इन सब चीज़ों की बात करी थी। एंड अशोक मेहता कमेटी 1977 में अ, हमारी मोरारजी देसाई से रिलेटेड है एंड जनता पार्टी उस टाइम पे रूलिंग पार्टी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग, एंड हमें फिर अलग-अलग चीज़ें दी गई हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं और कहा है कि इनमें से कौन-कौन सी जो हैं हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो चलो देखते हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, दूसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर है नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी एंड टाउन एरिया कमिटी, फिर है हमारा टाउनशिप कमिटी एंड पोर्ट ट्रस्ट। तो हमसे एक चीज़ अगर हम देखें तो हमसे कहा गया है कि अर्बन लोकल बॉडी या बॉडीज़, तो इसके हिसाब से हमें जवाब देना होगा। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली, नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी ये सब भी आता है, टाउनशिप कमेटी या फिर पोर्ट ट्रस्ट जो है ये भी आता है। तो ये सारे ही एरिया, मतलब जो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर में आते हैं। अब अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्यों नहीं आता है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो बेसिकली वो है पंचायती राज सिस्टम का पार्ट है, जो कि एक रूरल लोकल बॉडी है, ना कि अर्बन। और यहाँ पे हमसे अर्बन वाला पूछा गया है। तो 2, 3, 4 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कंटोनमेंट बोर्ड। तो कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में कौन-सा जो है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है? तो अब हम एक-एक करके ऑप्शंस को पढ़ेंगे कि इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशन। देखो जो कंटोनमेंट बोर्ड होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है कंटोनमेंट एक्ट के थ्रू, है ना? और करेंटली अगर बात करें तो कंटोनमेंट एक्ट 2006 है। एंड इसको एग्जीक्यूटिव रेज़ोल्यूशंस के थ्रू एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है या क्रिएट नहीं किया जाता है। तो पहला ही ये गलत हो जा रहा है। तो मतलब हाँ, ये अगर गलत है तो हमें नॉट करेक्ट ही चुनना था, तो ऑब्वियसली ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बट हम एक बार फिर भी दूसरे जो हमारे चीज़ें हैं उन्हें देख ले रहे हैं। बी में कह रहे हैं कि इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल पॉपुलेशन इंटर कंट्रोलमेंट एरिया, यस। स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल ठीक। तो ए है हमारा जो नॉट करेक्ट वाला, वो आ जाएगा, क्योंकि ये हमें क्या है कि कंटोनमेंट एक्ट है उसके थ्रू होता है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब हमें बुक दी है, कहा इसका ऑथर कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। अब ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी का ऑथर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पेरी एंडरसन, इन्होंने ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी को लिखा है। ये एक प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है हमारे एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहे हैं। एंड अपने इस पर्टिकुलर काम में जो एंडरसन है वो क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के डेवलपमेंट को। तो या ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो हमारा पेरी एंडरसन जो है उनका वर्क है। तो जो हमारा सही आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद हमसे कहा गया है कि इंडो नेपाल ट्रीटी जो है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, वो कौन से ईयर में साइन करी गई थी। वेरी इजी, 1950 इज़ द राइट आंसर। इंडो नेपाल ट्रीटी जो है वो 1950 में साइन करी गई थी काठमांडू में। एंड ये जो है हमारे काफ़ी एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए दोनों नेशंस के बीच में। एंड इस बेसिकली ट्रीटी का मतलब ये था, या इसको स्टैब्लिश करने का पर्पस ये था कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है दोनों नेशंस के बीच में, या इस्टेब्लिश करना उसे, और फ्री मूवमेंट हो लोगों का एंड गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड हाँ, तो इसी तरीके से काफ़ी सारी बातें इसमें की गई थी। यहाँ पे हमें ईयर पूछा है तो 1950 इज़ द राइट आंसर, तो सी हो जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 टू द एप्लीकेंट विद इन द पीरियड ऑफ, ओके। तो हमारे पीआईओ जो हैं उनको कितने समय में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरटीआई एक्ट के अंदर में, आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर में, तो ये हमें बताना है। तो आसान है काफ़ी, आरटीआई एक्ट हमने
काफ़ी बार पढ़ा है एंड उसमें हमने पढ़ा है हमेशा ही कि 30 डेज़ के अंदर में क्या है उनको जो हमारे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब उनको मान लीजिए एप्लीकेशन मिलेगी उसके 30 डेज़ के अंदर में उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी। एंड अगर मान लो कि वो इन्फॉर्मेशन में किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी कंसर्न्ड है वहाँ पे, तो फिर तो देखो उस कंडीशन में तो 48 आवर्स के अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी। एंड अगर मान लो इन केस आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो असिस्टेंट पीआईओ के थ्रू सबमिट करते हो, तो उस केस में आप +5 डेज़ कर लो, तो वहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 डेज़। बट यहाँ पे हमें जस्ट एक नॉर्मल केस पूछा गया है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कितने दिनों में देनी है, तो 30 डेज़ इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो जो भी हमें यहाँ पे ऑप्शंस अलग-अलग दिए गए हैं, जिसमें से हमारा 1986 जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड हमारा ये दिसंबर 24 24 दिसंबर एंड 1986, कई बार ये लोग ईयर या डेट भी पूछ लेते हैं। एंड इसका मेन पर्पस तो ऑफ कोर्स जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना था। एंड इन्होंने इसमें करा क्या कि 3 टायर क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म बेसिकली इस्टेब्लिश कर दी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ताकि हो क्या कि जब भी आपकी कंप्लेन हो तो आप अलग अलग लेवल्स में उसे ले जा सकें या कंप्लेन कर सकें। एंड उसके बाद में इस एक्ट को बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है 2009 में जो एक्ट आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके द्वारा। एंड अब ये 2009 वाले एक्ट में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। एंड ई कॉमर्स या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो होते हैं हमारे उनसे रिलेटेड इश्यूज़ को भी ऐड कर दिया गया है। एंड एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के तौर पे भी हम इंडिया में मनाते हैं, तो मे बी ये क्वेश्चन भी बन सकता है फ्यूचर में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के? तो आई थिंक ये तो ईज़िएस्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन नॉन पॉल साइंस वाला बैकग्राउंड का भी इंसान इसको कर लेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है एलपीजी कनेक्शंस का बेसिकली फ्री में उन वुमेन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती हैं, है ना? बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली से आती हैं। तो पहला ही यहाँ पे ऑप्शन हमें दिख जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्वियसली सही है, ए इज़ द राइट आंसर। फिर भी हम एक बार देख ले रहे हैं और सारी की डिस्ट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पुअर फैमिलीज़ नहीं, उज्ज्वला के अंदर नहीं आता ये, डिस्ट्रीब्यूट फ्री सोलर पैनल्स नहीं, फ्री मिल्क नहीं, है ना? तो ए इज़ द राइट आंसर। और हमारे जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 2016 में इसको लॉन्च किया था। एंड इसका बेसिकली मेन मोटिव ये रहा है कि जब भी हम देखो फ्यूल के तौर पे हम लकड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन ये सब टाइप की चीज़ें हैं एंड उसके अलावा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड वुमेन्स की वो सब कंसर्न है। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं फ्री एलपीजी कनेक्शंस जो ऐसी वुमेन्स को जो एलपीजी सॉरी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल जो है कैन इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो लोकपाल जो हैं वो करप्शन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट करप्शन पे बेसिकली इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हमें अब देखना है कि अगर वो किस चीज़ से रिलेटेड हो, तब वो कर सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है? तो देखो कुछ तो एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि जिनमें तो आप कर ही नहीं सकते, जहाँ पे कहा है कि जैसे मान लो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड अगर कुछ है, तो वहाँ नहीं कर सकता लोकपाल कुछ। एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वहाँ भी नहीं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से भी नहीं। तो पब्लिक ऑर्डर फिर हमारे यहाँ देखो हम सब एलिमिनेट करके कर देंगे, तो हमारे पास ऑब्वियसली एक आ जाता है पब्लिक ऑर्डर। तो हाँ, पब्लिक ऑर्डर वाले केस में लोकपाल जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा मतलब लोकपाल के लिए। बट इसमें भी हमें क्या है कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे मान लो कि एक फुल बेंच होनी चाहिए लोकपाल की, एटलीस्ट लाइक 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, तो वो अगर अप्रूव करेंगे इंक्वायरी को देन फिर आगे चीज़ें हैं वो प्रोसीड होंगी एंड वो भी क्या है कि कैमरे की प्रेजेंस में सब कुछ होगा। तो हाँ, कुछ मतलब कंडीशंस के साथ में पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड वाली चीज़ों में कर सकते हैं, बट ये तो स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड करी गई हैं अलग से बता के कि इन चीज़ों में नहीं कर सकते लोकपाल इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रॉल्स से रिलेटेड है कि रॉल्स की थ्योरी जो है हमारी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय पीपल हु आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, वेरी इजी। तो देखो, अगर हम सीधे ही बोलें तो हमें वहाँ पे बताए कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है वो रॉल्स का एक बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट रहा है। तो रॉल्स की जो बुक रही है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो रॉल्स ने लिखी है, अगर कई बार उसका ईयर भी पूछ लेते हैं, 1971 में रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी। तो उसमें उन्होंने ना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, सॉरी, ओरिजिनल पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया था। अब होता क्या है कि वो कहते हैं कि इंडिविजुअल लोग जो हैं वो क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन होता है चुनने का चीज़ें, एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे, जहाँ पे क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी क्लास क्या है, जेंडर क्या है, या क्या उनके एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि होगा क्या कि जब किसी को पता नहीं होगा कि उनके पास उनका जेंडर क्या है, उनकी क्लास क्या है, वो अमीर हैं, गरीब हैं, तो वो ऐसी व्यवस्था को या ऐसे सिस्टम को चुनेंगे जो लीस्ट एडवांटेज के लिए भी, मतलब लीस्ट एडवांटेज पर्सन के लिए भी क्या हो, उतना ज़्यादा बुरा ना हो, है ना? तो तभी वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है जॉन रॉल्स देते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रॉल्स की जो थ्योरी है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय पीपल हु आर अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस हो जाएगा हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। एंड इस पूरे ही चीज़ का मतलब अगर हम गोल कहेंगे तो रॉल्स बेसिकली ये करना क्यों चाहते थे? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि उनका मकसद ये था कि वो ऐसी ये चीज़ इंश्योर करना चाहते थे कि किसी को भी ऐसा एडवांटेज या बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ना मिल जाए, एंड सबके पास क्या रहे, एक नेचुरल चांस रहे, है ना? तो और एक फेयर सिस्टम बेसिकली क्रिएट होगा। किसी को ये पता रहेगा कि वो अमीर है तो ऑब्वियसली वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा, ऐसी चीज़ें चुनेगा जिससे अमीरों को फ़ायदा हो। तो इसलिए वो ऐसी पर्दे के पीछे थे, अज्ञानता के, कि उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं, किस सीट से बिलॉन्ग करते हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, कौन सी सोशल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ें चुनेंगे वो लोग जो सबके लिए फ़ायदेमंद हों। इनफैक्ट मतलब जो सबसे कम लीस्ट एडवांटेज वाले पर्सन के लिए भी फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। अब इन्होंने कहा है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन-कौन नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस दिए हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन-कौन नहीं है। बट जैसे अगर मान लो हमने जॉन रॉल्स पढ़ा है, तो हमें पता होगा कि जॉन रॉल्स नहीं है। एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बेसिकली पब्लिक डेलिब्रेशन पे काम करती है। एंड इसके प्रोपोनेंट्स की बात करें तो हम डेविड मिलर हैं, जे ड्राइसेक हैं, जोशुआ कोहेन हैं। एंड वहीं पे अगर जॉन रॉल्स की बात करें हम, तो जॉन रॉल्स ने कभी भी इस तरीके की चीज़ें की बात नहीं करी है। जॉन रॉल्स को हम कह सकते हैं कि एक लिबरल इगैलिटेरियन है, एंड वो ओरिजिनल पोजीशन, जस्टिस एज फेयरनेस, इन चीज़ों की बात करते हैं rather than the deliberative democracy. सो अगर हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है इस चीज़ की बात करें, तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की थ्योरी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं ना, वो बेसिकली रीज़न मतलब काफ़ी डिस्कशंस होना चाहिए और काफ़ी फेयर डिस्कशंस होना चाहिए, उसके बाद लिए जाने चाहिए। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इस तरीके की बात करती है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल डिस्कशन है, तो वो एक फेयर और रीज़नेबल डिस्कशन हो लोगों के बीच में, उसके बाद लिए जाने चाहिए। एंड ये 3 जो हैं वो प्रोपोनेंट हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के, जॉन रॉल्स नहीं हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, जॉन रॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर अचीविंग इक्वालिटी फॉर रिसोर्सेज। तो अगर यहाँ पे हम सारी इसमें बात करें, जैसे कि हमें कहा इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, कुछ की टर्म्स अगर हमारे आ जाते हैं तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे रोनाल्ड डॉकिन जो हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड हैं। एंड रोनाल्ड डॉकिन ने ही क्या करा था, जो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसको बेसिकली दिया है। एंड हाँ, तो इन सारे ऑप्शंस में से हमारे जो ऑप्शन नंबर बी हैं, रोनाल्ड डॉकिन डॉकिन इज़ द राइट आंसर। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा-सा जहाँ पे अगर हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, और तो हम जल्दी-जल्दी करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज़ अ मिथ। तो ये किसका कोटेशन है अगर आएगा, ये काफ़ी
फेमस कोटेशन है, लिबर्टी जब भी हम पढ़ते हैं तो वन लाइनर्स में है, कहीं पे भी ये हमेशा होता है, जीडीएच कोल का कोटेशन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी बार रिपीट होता है। तो वो कहते थे कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो इकोनॉमिक लिबर्टी के बिना बिल्कुल अधूरी है एंड अगर देखा जाए तो काफ़ी सही भी है। जैसे मान लो कि आपको अगर पॉलिटिकल राइट्स मिल भी गए, जैसे वोटिंग वगैरह के राइट्स अगर आपके पास हैं भी, तो वो एक तरीके से मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर आपके पास जो बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इक्वालिटी ना हो तो ये कोटेशन जीडीएच कोल का है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 क्वेश्चन में है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट ऑरिजिनेटेड प्राइमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉलिटिकल थॉट था वो किस कंट्री में प्राइमरली जो है उसका ओरिजिन हुआ था। तो अगर हम इतनी सारी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रांस। फ्रांस में इसका जो है ओरिजिन हुआ था एंड ड्यूरिंग लेट 1960s एंड 1970s। अगर हम इसके की थिंकर्स की बात करेंगे तो फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स के हमने नाम सुने ही हैं, माइकल फुकोल्ट और हमारे डेरिडा हो गए, लियोटार्ड हो गए, है ना। तो ये सब जो हैं वो हमारे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। तो जापान सॉरी फ्रांस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन प्रोनाउंस दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। इनमें से किसने कहा था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। मैग्ना कार्टा दिया है हमें, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दिया है, फ्रेंच डिक्लेरेशन एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसमें से हमें चूज करना है कि किसने बेसिकली प्रोनाउंस किया था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। तो ऑब्वियसली जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो इन्होंने अडॉप्ट किया था आई थिंक जुलाई 4 1776 में, है ना। तो वहाँ पे ये बात करी गई थी कि, और काफ़ी फेमस फ्रेज है ये कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड ये कॉर्नर स्टोन रहा है यूएस का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43 में ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य की, उसमें किसी चीज़ का मेंशन नहीं है, डिसआर्मामेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, स्टेट क्राफ्ट का या डिप्लोमेसी का। एक हमें चुनना है। देखो उसमें क्या क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। स्टेट क्राफ्ट की बात बहुत क्लियरली करी गई है, डिप्लोमेसी की बात भी करी गई है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात भी करी गई है कि किस तरीके से जो डिवाइन बेसिकली आपदाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे किंग को बचाना चाहिए अपने स्टेट को। तो वो सब बात भी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट की भी, बट डिसआर्मामेंट की बात नहीं हुई है कहीं पे भी अगर देखा जाए तो। देखो क्योंकि कौटिल्य जो था ना वो रियलिस्ट था एंड जो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन सब चीज़ों में बिलीव करता था कि ताकि अपने स्टेट को बचाया जा सके या स्टेट को एक्सपैंड किया जा सके। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो डिसआर्मामेंट का है ना, और ये कहीं भी उनकी फिलॉसफी में नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही ये कहा है कि भाई हमेशा अपनी मिलिट्री को तैयार रखो। तो डिसआर्मामेंट की बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं हुई है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डिसआर्मामेंट कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर सेड इक्वालिटी इज अननेचुरल एंड अनडिजायरेबल। कौन कहते हैं, कौन से थिंकर ऐसे हैं जो कहते हैं या फिलोसोफर ऐसे हैं जो कहते हैं कि इक्वालिटी जो है वो अननेचुरल है एंड हमारी अनडिजायरेबल है। तो देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ऐसी बातें हमारे एरिस्टोटल जो हैं ऑप्शन नंबर बी में जो दिए गए हैं वो कहते थे कि जैसे उन्होंने कहा भी था, देखा कि कुछ लोग जो होते हैं हमेशा राज करने के लिए बने होते हैं एंड कुछ राज करवाने के लिए। बेसिकली वो स्लेव वाला जब कॉन्सेप्ट देते थे कि कुछ लोग स्लेव बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ मास्टर बनने के लिए। तो एरिस्टोटल जो है वो इस तरीके की बात करते थे कि इक्वालिटी जो है नेचुरल है, अनडिजायरेबल है एंड वो कहते भी थे कि जो अ, हम अन जैसे स्लेव्स बाय नेचर का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था एक। तो इस तरीके से अगर आप और भी उनकी चीज़ें देखोगे ना, तो उन्होंने काफ़ी सारे जो स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए चीज़ें दी हैं, या वुमेन की पोजीशन की अगर बात करें तो भी हमें देखने को मिलेगा कि वो इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे। तो हाँ, तो इन चारों में से एरिस्टोटल इज़ द क्लियर आंसर कि ऑप्शन नंबर बी जो है, एरिस्टोटल कहते थे कि इक्वालिटी अननेचुरल है, अनडिजायरेबल है। 45 में ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर ट्राई टू कंबाइन एलिट थ्योरियन विद मार्क्सिज्म। तो किस थिंकर ने एलिट थ्योरी को मार्क्सिज्म के साथ कंबाइन
करने का ट्राई किया। तो अब देखते हैं कि कौन-कौन से थिंकर हमें दिए हैं। रॉबर्ट मिशेल्स, बर्नहम, पैरेटो एंड हीगल। तो अगर हम बात करें, जो हमारे जेम्स बर्नहम हैं, इनको काफ़ी ये वेल नोन है कि इन्होंने कोशिश करी कि एलीट एनालिसिस है और जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है, उसके बीच का जो गैप है उसको भरा जा सके, उसको उसमें एक ब्रिज क्रिएट किया जा सके। तो जो हमारे जेम्स बर्नहम हैं, वो ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने ट्राई किया एलीट थ्योरी को मार्क्सिज्म के साथ कंबाइंड करने का। तो यहाँ पे हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे 46 में कहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ ओमनीपोटेंट सोवरेन। अगेन बहुत ईज़ी हो जाता है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो हमें सीधे-सीधे पता है कि ओमनीपोटेंट सोवरेन की बात जो है हमारे हॉब्स जो हैं वो करते हैं। एब्सोल्यूट पावर जहाँ पे वो सोवरेन को दे देते हैं एंड स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशंस को बताते हैं कि परमानेंट वॉर वाली सिचुएशन है। तो लोग क्या करेंगे कि अपने जो राइट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सिंगल अथॉरिटी को दे देंगे। तो ओमनीपोटेंट सोवरेन या एब्सोल्यूट सोवरेन ऐसी बातें हमारे हॉब्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट 47 वेरी फेमस कोटेशन ऑफ मैकियावेली कि इंसान अपने फादर का डेथ भूल जाएगा या उसके फादर का मर्डर जिसने किया उसको भूल जाएगा, बट अपनी प्रॉपर्टी का लॉस कभी नहीं भूलेगा या उसकी प्रॉपर्टी जिसने ली है उसे कभी माफ़ नहीं करेगा या भूलेगा नहीं। तो ये जो है मैकियावेली जो है उनका कोटेशन है एंड उन्होंने कहा था ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली इज़ द राइट आंसर। और कहीं न कहीं यहाँ पे मैकियावेली जो है वो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो काफ़ी अनग्रेटफुल, फिकल एंड ग्रीडी टाइप के होते हैं एंड वो जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ओवर द इमोशनल चीज़ों को। तो इसीलिए कहते हैं कि वो एक बार के लिए अपने फादर की डेथ को भूल जाएगा, बट जिसने उसकी प्रॉपर्टी ली है, उसको वो कभी माफ़ नहीं करेगा या भूलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 48 में ये कह रहे हैं कि जेएस मिल डिफाइन करते हैं यूटिलिटी को एज अ। तो हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। यूजफुलनेस फॉर सम क्राफ्ट, यूजफुलनेस टू सोसाइटी, प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन, एंड इट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एंड डज नॉट हार्म एनीवन। एंड इसमें सही आंसर जो है, अगर हम मिल्स के अकॉर्डिंग देखें कि वो यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करते थे, तो प्लेजर एंड absence ऑफ पेन। तो यूटिलिटेरियनिज्म जो उनका वर्क है 1861 में, उसमें जेएस मिल जो है डिफाइन करते हैं यूटिलिटी को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के बेसिस में। एंड यूटिलिटी को वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो यूटिलिटी जो है प्लेजर इटसेल्फ खुद ही एक प्लेजर है एंड absence ऑफ पेन होगा बट वहाँ पे। एंड इनका ना थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव रेफरेंस है जेरेमी बेंथन के एनालिसिस के कंपैरिजन में। तो जेरेमी बेंथन क्या करते थे कि हमारे क्वांटिटी में ज़्यादा फोकस करते थे, बट मिल जो है यहाँ पे एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि कुछ टाइप के जो प्लेजर होते हैं जैसे इंटेलेक्चुअल या मॉरल प्लेजर हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं या फिर वैल्यूएबल हैं। तो मिल जो थे थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस थे एंड हम वहीं पे हम देखेंगे बेंथम को, तो वो तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं, है ना? तो इसलिए प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन इज़ द राइट आंसर कि जेएस मिल जो है वो यूटिलिटी को इस तरीके से डिफाइन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसमें इसके बाद का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनमें से कौन से ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है? तो गिवन ऑप्शंस जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमारे जो है बी आर अम्बेडकर इज़ द ओनली वन जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। 1930 से 32 के बीच में ये सब रही थी। गांधी जी थे, उन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट नहीं किया है। गांधी ने आई थिंक नहीं, आई एम श्योर कि केवल सेकंड में ही पार्टिसिपेट किया है। एंड अंबेडकर ऐसे रहे हैं कि उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास को हर जगह पे रिप्रेजेंट किया है। एंड कुछ ही ऐसे इंडियंस में से एक हैं वो जिन्होंने सारी तीनों कॉन्फ्रेंस को पार्टिसिपेट किया है 1930, 31 एंड उसके बाद जो 32 हुई उसमें भी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें अंबेडकर के अलावा, तो तेज बहादुर सप्रू भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अंबेडकर जी के साथ तीनों ही कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। तो बट यहाँ पे वो ऑप्शन में है नहीं, तो अंबेडकर इज़ द ओनली वन जिन्होंने बी आर अम्बेडकर जो हैं उन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया है। अब 50 में कह रहे हैं डेविड ईस्टन से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन कि डेविड ईस्टन का कॉन्सेप्ट है ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज ओरिजिनली डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो एक चीज
हमें ये पता है कि डेविड ईस्टन जो है वो सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड हैं एंड उसको काफ़ी हैविली जो है बोरोड किया गया है साइंटिफिक फ्रेमवर्क से एंड ये सब कुछ करा इसलिए गया है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बेसिकली समझा जा सके। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर हमारा ये है कि ये बायोलॉजिकल साइंस से काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनली डिराइव करा गया है इसको। तो हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सिस्टेंस है ना, ये रूटेड है बायोलॉजी में। तो इसलिए बायोलॉजिकल साइंस जो है हमारा, वो राइट आंसर है एंड ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल साइंसेस इज़ द राइट आंसर। एंड अगर हम अब नेक्स्ट देखें, ओके जस्ट अ मिनट। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग या फिर हु अमंग दीज गेव द 9 ग्रैंड प्रोसेसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो इनमें से किसने 9 ग्रैंड प्रोसेसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन दी थी? तो अगर देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस 9 ग्रैंड प्रोसेसेस में आता क्या-क्या है। तो ये डैनियल कैरमैनी जो हैं, इन्होंने 9 ग्रैंड प्रोसेसेस जो हैं वो दी हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आता है देखो क्या-क्या, सॉरी। तो देखो कैरामानी जो है ना, बेसिकली वो आइडेंटिफाई करते हैं इन प्रोसेसेस को और उनका मानना था कि ये जो प्रोसेसेस है ना, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगी कि जो फंडामेंटल शिफ्ट आएगा ना ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में, उसके लिए। एंड अब इन 9 ग्रैंड प्रोसेसेस में आएगा क्या-क्या? अर्बनाइजेशन आ जाएगा एक तो, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा, फिर हमारा सेक्युलराइजेशन आ जाएगा, डेमोक्रेटाइजेशन आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा। इस तरीके से इन्होंने 9 अलग-अलग चीज़ें दी हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड ऑल। तो पूरा 9 प्रोसेसेस इन्होंने दी हैं। तो डैनियल कैरमानी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके, तो इनमें से कौन-सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हम देखते हैं अलग-अलग ऑप्शंस को एक बार पढ़ के। Disaggregate facts and values, interrelates fact and values historically, okay. Discard factual analysis and discard normative analysis. तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच रही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड रही है, मतलब इन सारी चीज़ों से, जैसे नॉर्मेटिव फोकस हो गया हमारा एंड ऑल। तो अगर हम यहाँ पे देखें इन चीज़ों में जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से क्या सही होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया था, है ना, फैक्ट को फ्रॉम वैल्यू से। तो इनमें जो नीचे के ऑप्शंस ये सब दिए गए हैं, तो ये तो नहीं सही है। एंड यहाँ पे जो देखो कि इंटर रिलेट्स फैक्ट्स एंड वैल्यूज हिस्टोरिकली, तो ये जो हमारा है, ये हमारा एकदम ठीक बैठ रहा है यहाँ पे जो ऑप्शन है। क्योंकि देखो जो हमारी हिस्टोरिकली या फिर लीगल फॉर्मल स्टडी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है हिस्ट्री पे या लॉ पे। डिस्क्राइब करना होगा अगर इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट का, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, इन सबको। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि इंटर रिलेट्स फैक्ट्स एंड वैल्यूज हिस्टोरिकली, ये एकदम क्लियरली सही है जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो सही है एंड बाकी सारे जो हैं हमारे, वो यहाँ पे सही नहीं है। एंड इसके अलावा हम 53 में देखेंगे, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो है 1787 का रिवाइज करता है विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द यूएस। ठीक है, एंड इसमें हमें यूनिटरी दिया है, कन्फेडरेशन दिया है, फेडरेशन दिया है, सेमी प्रेसिडेंशियल दिया है। तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो है हमारा, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन भी कहते हैं। एंड बेसिकली ये आया इसलिए क्योंकि ये एड्रेस करना चाहते थे कि जो हमारा मतलब जो यूएस गवर्नमेंट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट था ना, उसकी वीकनेसेस क्या-क्या हैं। तो पहले होता क्या था, मतलब पहले के सिस्टम में यूएस में क्या था कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन थे एंड उनके अंडर में वो सब चीज़ें जो हैं बेसिकली काम करती थी। तो इसमें होता क्या था कि एक लूज़ लीग ऑफ सोवरेन स्टेट आप कह सकते हैं, क्रिएट किया गया था वहाँ पे, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। एंड उसके बाद होता क्या है कि चीज़ों को रिवाइज़ किया जाता है आर्टिकल्स को,
एंड एक नया ही फेडरल सिस्टम बना देते हैं वो। एंड उसके बाद होता क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें अलग-अलग ब्रांचेस होंगी, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहा था कि किस चीज़ को रिवाइज़ किया था, तो जैसे मैंने बताया आपको कि पहले कन्फेडरेशन वाला सिस्टम था जो, है ना? जहाँ पे लूज़ तरीके से स्टेट कनेक्टेड होंगे, सोवरेन स्टेट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक रहेगी। तो इसको रिप्लेस करके हटाया गया, तो बी इज़ द राइट आंसर, है ना? इसने फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ऑफ 1787 जो है उसने रिवाइज किया था विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन यूएस, कन्फेडरेशन टाइप ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है कंसिडर्ड एज अ प्री कंडीशन फॉर विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी इजी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्री कंडीशन किस टाइप की गवर्नमेंट के लिए करा जाएगा, तो डेमोक्रेटिक। आई डोंट थिंक इसमें हमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है, तो मूविंग अहेड। Separation of power is the cardinal principle of political system was established in which of the following countries? ओके, तो सेपरेशन ऑफ पावर को एज लाइक द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, किस कंट्री में? अगर हम जो भी हमें कंट्रीज दी गई हैं उसमें से देखें, तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाएगा कि जब भी हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, देखो हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमें फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, बट फ्रांस नहीं है वो कंट्री जहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो अमेरिका जो है, यूएसए जो है, हमारी ऑप्शन नंबर बी, वो ऐसी कंट्री है जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पे स्टैब्लिश किया गया है पॉलिटिकल सिस्टम के। एंड सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि आपका एक तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जो हैं ब्रांचेस, वो सब अलग अलग होंगी एंड इंडिपेंडेंट होंगी। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होगा। तो या तो इस तरीके की बेसिकली चीज़ें वहाँ पे क्रिएट करी जाएंगी। अगर यहीं पे हम देखो ब्रिटेन की अगर मैं बात करूँ, तो ब्रिटेन में क्या है, फ्यूजन ऑफ पावर है, जहाँ पे आप देखोगे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, मतलब, है ना? और वहीं पे अगर हम फ्रांस की बात करें, तो आइडिया भले ही देखो मॉन्टेस्क्यू वहीं का फिलोसोफर है, फ्रांस का, वहाँ से आया हो, लेकिन अगर हम अभी जो मॉडर्न टाइम का सिस्टम है उसमें बात करें, तो सेमी प्रेसिडेंशियल है वहाँ पे सिस्टम, एंड वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करते हैं जिस तरीके से यूएस में किया जाता है। तो ऑब्वियसली अमेरिका, यूएसए इज द राइट आंसर। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर को कौन सा जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करता है? इसमें दिया गया है, देखो पहले ऑप्शन में दिया है हमें ट्रेड यूनियन एंड लेबर यूनियन, नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, नहीं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल वैल्यूज, नहीं। पॉलिटिकल बिलीव्स एंड पॉलिटिकल वैल्यूज, यस। पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल बिलीव्स दिखाएंगे, पॉलिटिकल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। देखो जैसे अगर हम देखें ना, तो पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली एक सेट ऑफ एटीट्यूड्स होता है, बिलीव होता है, सेंटिमेंट होता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो पॉलिटिकल बिलीफ्स या पॉलिटिकल वैल्यूज जो है वो आंसर हमारा एकदम फिट इन हो रहा है, और जबकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं होगा, तो इस कारण ये गलत हो जा रहा है। अगेन ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल, लेबर यूनियन, ये सब पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मीटिंग जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो दिसंबर 1946 में प्रिसाइड की गई थी, और उसके इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हम काफ़ी बार देख भी चुके हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे हमारे, वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे। एंड फर्स्ट टाइम क्या था कि जब हम 9 दिसंबर 1946 को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी, वो ऑर्गेनाइज करी गई थी। इंटरिम प्रेसिडेंट उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। एंड ये बेसिकली एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, जहाँ पे होता क्या है कि ओल्डेस्ट मेंबर जो होगा उसको आप चेयरमैन बना दोगे टेम्परेली। एंड उसके बाद होता क्या है कि 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। एंड हाँ, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया इंटरिम प्रेसिडेंट के बारे में, तो सचिदानंद सिन्हा, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन 58, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस को एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये हमसे ये लोग ये पूछ रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं। प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट, नहीं। प्रियम्बल में तो है बट फंडामेंटल राइट में नहीं है।
preamble and directive principles of state policy, yes. Fundamental right and DPSP, no. Fundamental right again, fundamental duty, no. ठीक है, तो हम अगर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमारा एक फाउंडेशनल पिलर जैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि सोशल इनइक्वालिटीज़ हो गई या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो गई, उनको बेसिकली एलिमिनेट करना होगा अपनी सोसाइटी में। अब ये दो जगह पे मेंशन किया गया है। एक तो देखो प्रिएम्बल में है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, है ना, ये लाइन पढ़ी होगी। तो इस तरीके से हमारा एक तो प्रिएम्बल हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा, अगर हम डीपीएसपी की बात करें, स्पेसिफिकली हमारा जो आर्टिकल 38 है एंड आर्टिकल 39 है, ये हमारे सोशल जस्टिस, सॉरी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहाँ पे है, ये बात क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रिएम्बल एंड डीपीएसपी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड करी गई हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे करी गई हैं, तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है हमारी, ऑप्शन नंबर सी, उनकी रिकमेंडेशन पे बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड करी गई थी। एंड हमारी ये जो हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था उसकी बात करें तो वो आर्टिकल, सॉरी, अमेंडमेंट नंबर 42 था इन 1976 में ये हुआ था, क्योंकि ओरिजिनली नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनको अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया गया है, ऐड किया गया है। एंड हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। कौन से ईयर में वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो वेरी इजी, हमें 1989 में हमारा 21 से 18 उम्र को बेसिकली कर दिया गया था। एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा यहाँ पे था, तो ये बात अगर होगी तो 61st हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था एंड 1988 इसका ईयर है। बट अगर बात अगर देखो, हुआ क्या था कि जो एक्ट जो है ना 1988 में पास हुआ था, है ना, 1988 में ये पास हुआ था, बट फोर्स में, मतलब जब इसको लागू करा गया तो 1989 में किया गया, तो इसलिए यहाँ पे जो है 1989 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया, ये पूछा जा रहा है हमसे। एंड इसका जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी, 1985 हो जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो हमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा 1985 में, उसके थ्रू ये लाया गया है। एंड इसने क्या करा था कि जो 10th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ऐड करा गया 10th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि पॉलिटिकल डिफेक्शंस जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो होता क्या था कि लोग जो हैं पार्टीज़ को बेसिकली बदल देते थे जीतने के बाद, तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है, ये पूछ रहे हैं। अगेन रिपीट होता है काफ़ी जगह पे, ये आर्टिकल जो 44 है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एंड ये अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली कहाँ पे आता है, तो ये हमारा डीपीएसपी में है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो, गोल इसका बिल्कुल सिंपल है कि जो पर्सनल लॉज है होते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, कस्टम्स के बेसिस पे अलग अलग धर्मों के, तो उनको रिप्लेस करके एक ऐसा कॉमन लॉ बनाना जो इर्रिस्पेक्टिव आपका रिलीजन क्या है वो सब पे लागू होगा, वो पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं, पर्टिकुलर लॉ जो हैं। तो यूसीसी जो है इन सब चीज़ों की बात करता है। आर्टिकल 44 है हमारा, डीपीएसपी में आता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात आर्टिकल के किस कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो आर्टिकल 108 जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा, वो जॉइंट सिटिंग की बात करता है दोनों हाउसेस के, राज्यसभा एंड लोकसभा के। तो अगर मान लो कि अगर कोई डेडलॉक हो गया है किसी
बिल को पास करने में, तो उसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए, रिज़ॉल्व करने के लिए हम जॉइंट सिटिंग जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बुला सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो समन करते हैं जॉइंट सेशन को। अगर देखो बिल क्या है कि मान लो एक हाउस ने पास कर दिया है और दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया है या फिर अपने पास रख लिया है 6 महीने से ज़्यादा, तो उस केसेस में क्या है कि वो जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनके एब्सेंस में फिर या तो डेप्यूटी स्पीकर होंगे या डेप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो प्रिसाइड करेंगे। एक्सेप्शंस देखो इसमें ये होते हैं कि आप एक तो जो जॉइंट सिटिंग है ना, ये आप मनी बिल के लिए ना तो आप मनी बिल के लिए बुला सकते हो, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है उनके लिए बुला सकते हो। बस यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं, इन दोनों केसेस में आप जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन में हमसे आर्टिकल पूछा था, तो वो है आर्टिकल 108 ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन कॉन्करेंट लिस्ट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमारी, उसमें कितने बेसिकली कितने सब्जेक्ट्स हैं ये पूछा जा रहा है इसमें 42nd अमेंडमेंट के बाद। तो देखो ओरिजिनली क्या था कि जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें हमारे 47 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन जब ये हमारा 42nd अमेंडमेंट होता है तो 5 सब्जेक्ट को क्या करते हैं कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो 47 प्लस 5 हमारा 52 हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 52 इज द राइट आंसर, है ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। तो हमें कमिटीज़ दी हैं या हाँ, तो हमें अलग-अलग बेसिकली कमीशंस, कमिटी ये सब चीज़ें दी हैं और हमें इनको रीअरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एंड ठीक है, फिर नीचे सीक्वेंस दिया है, उसके बाद हमें मैच करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम लिख लेते हैं कौन-कौन सा कब है। देखो पुंछी कमीशन जो है हमारा वो 2007 में है, ठीक है। आनंदपुर साहिब रेज़ोल्यूशन जो है हमारा वो 1973 में है। राज मन्नार कमेटी एंड एआरसी, अगर एआरसी की बात करें तो हम आ जाएगा वो 1966 में, एंड राज मन्नार कमेटी जो हमारी है वो 1969 में आ जाएगा। अगर इस हिसाब से अगर मैं मैच करूं इसको, तो हमारा आएगा ये 3, 4, 2 एंड 1। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबसे पहले हमारा 3 आ गया, एंड फिर हमारा 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ये हो गया हमारा, डी जो है बेसिकली वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हाँ, ठीक है, ये परफेक्ट है एकदम क्रोनोलॉजी इसकी, डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने इंडिया को विजिट किया था किसके रूल के दौरान। तो मेगास्थनीज ने इंडिया को जब विजिट किया तो उस टाइम पे किसका रूल था, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। तो वेरी इजी, बट लाइक नॉर्मल पॉल साइंस में यूजुअली नहीं आता ये। चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था उस टाइम पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 67 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, एंड इसमें कहा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान से है ऑब्वियसली, तो ये सही है हमारा, करेक्ट है। आयरिश रिपब्लिक आर्मी जो है आयरलैंड से है, एकदम ठीक है। लिट्टे एल टी टी ई जो है इंडिया से नहीं है, ये श्रीलंका से है ना। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया। आईएसआईएस जो है वो सीरिया से है। तो हमें क्या करना था कि पेयर जो सही नहीं है वो करना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इंडिया से नहीं है, ये श्रीलंका से रिलेटेड है। अब इसके बाद हम पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं हमें दिया है, इनमें से चूज़ करना है हमें। लियाकत अली जो हैं वो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एंड इसमें भी ऐसा बहुत डिस्कशन वाला कुछ है नहीं। एंड WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, नॉर्मली ये लोग पूछ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर, तो जेनेवा में है।
एंड स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड डब्ल्यूटीओ जो है बेसिकली 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड गैट करके जो एग्रीमेंट था बेसिकली उसको रिप्लेस करा था इसमें। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इज़ द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट कौन था 1971 में ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ इंडो रशियन ट्रीटी? तो इंडियन इंडो रशियन ट्रीटी के टाइम पे यूएसएसआर का प्रेसिडेंट कौन था, बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ब्रेजनेव जो है हमारे, ऑप्शन नंबर सी। तो ब्रेजनेव उस टाइम पे यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे 1971 में, जब इंडो रशियन ट्रीटी जो है उसको साइन किया गया था। तो ये ट्रीटी ना 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वाला क्राइसिस चल रहा था ना, तो उस टाइम पे साइन करी गई थी। एंड इन्होंने इसमें रशिया ने, मतलब बेसिकली यूएसएसआर ने इसमें क्या करा था कि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सपोर्ट दिया था इंडिया को पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए, मतलब उनके अगेंस्ट में। तो हाँ, तो ब्रेजनेव जो हैं वो प्रेसिडेंट थे इसके। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एंड यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है पेपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से, किसी और पेपर को सॉल्व करेंगे उसमें।